नमस्कार, प्रभात साक्षी के खास कार्यक्रम आज द एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। इस ब्रेन स्ट्रोक को काफी खतरनाक बीमारी माना जाता है और इसका कारण एग्जैक्ट क्या है, ये हम आज जो हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हैं उनसे बातचीत में जानेंगे। तो इस बेहद गंभीर बीमारी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान अहमद, जो एमएस जनरल सर्जरी हैं और वर्तमान में वाराणसी स्थित हॉस्पिटल में कार्यरत है। नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। जी डॉक्टर, आज हम ब्रेन स्ट्रोक के बारे में बात कर रहे हैं, जो काफी खतरनाक बीमारी होती है। सबसे पहले मैं अपने व्यूअर्स के लिए आपसे सबसे पहला जो प्रश्न करूंगी वो यही करूंगी कि ब्रेन स्ट्रोक क्या है और क्या सचमुच में ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी के कारण ये होता है, और अगर मतलब इसका कैसे एग्जैक्ट होता कैसे है, आप थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करके हमारे व्यूअर्स के लिए बताएं। जैसा कि आपने शुरुआत में बताया कि ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से स्ट्रोक होता है ब्रेन में। तो जी। हमारे ब्रेन में जो है कई एक वेसल्स हैं, आर्टरीज़ होती हैं जो ब्लड सप्लाई करती हैं। हर पर्टिकुलर हम्म। एरिया को ब्लड सप्लाई पर्टिकुलर आर्टरी करती है। तो ओके। ऑक्सीजन भी आर्टरी से ही जाता है ब्लड के थ्रू। जब जी। कभी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है, कभी ऐसा भी उस कंडीशन में भी स्ट्रोक होता है। जब कभी हम्म। उस आर्टरी में ब्लॉकेज आ जाता है, तब भी ब्रेन ओके। स्ट्रोक होता है। कभी-कभी ऐसा होता हम्म। है कि उस आर्टरी में कहीं अपने शरीर से कोई एक क्लॉट जो है वहाँ जाके रुक जाता है, उस कंडीशन में भी हम्म। ब्रेन स्ट्रोक होता है। ब्रेन स्ट्रोक ओके। सच बोला जाए तो ये ऐसी बीमारी है कि जो लॉन्ग टर्म बीमार पहले से हैं, जैसे उनको ब्लड प्रेशर की शिकायत हम्म। पहले से है या शुगर की शिकायत पहले से है, तो ऐसे पेशेंट जी। को बचना चाहिए। रूटीन अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, उसमें रूटीन हम्म। में थोड़ा तब्दीली लानी पड़ेगी। तो ब्रेन ओके। स्ट्रोक सबसे खतरनाक चीज़ है कि एक बार ब्रेन स्ट्रोक हुआ, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। जैसे कि कभी-कभी ऐसा होता है कि एक तरफ का जो है बॉडी काम करना बंद कर देता है, हाथ-पैर हम्म। काम करना बंद कर हम्म। देता है। जी। कभी ऐसा भी जी। होता है कि अगर लेफ्ट साइड में ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, जो ब्रेन हम्म। अपने जो स्पीच सेंटर होता है, वहाँ पे अगर स्ट्रोक हुआ है, तो पेशेंट तो बोलना ही बंद कर देता है। तो वाक़ई ये ओके। खतरनाक बीमारी है। जी, मैं ये पूछ रही थी कि आपने बोला कि या तो क्लॉट होता है या किसी तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई जो हमारे ब्रेन में होती है वो कम हो जाती है। तो दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कि क्लॉट के कारण स्ट्रोक हुआ या हैमरेज के कारण स्ट्रोक हुआ, तो एक आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो दोनों में क्या डिफ़रेंस होगा? अब जैसे देखिए एक तरह से जो है स्ट्रोक जो है एक इस्केमिक स्ट्रोक भी होता है, ट्रांजिएंट हुँ, इस्केमिक हुँ। स्ट्रोक होता है, एक हेमरेजिक स्ट्रोक होता है। इस्केमिक जी। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आर्टरी में जो ब्लड सप्लाई हो रही है, उस ब आर्टरी के अंदर में ये थ्रोम्बस जो है थ्रोम्बोस हुई हो, आर्टरी ब्लॉक हो गई हो, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कहीं से ये क्या नाम है, क्लॉट अपना जो है शरीर से किसी कहीं पे क्लॉट है और वो जो है हुँ, आर्टरी के हुँ। रास्ते से ब्लड के साथ गया और उस जगह पे जी। जाके क्लॉट जो है रुक गया, जिसकी वजह से स्ट्रोक हो गया, तो उसको इस्केमिक स्ट्रोक कहते हैं। उस कंडीशन में ओके। भी जो है पेशेंट को नमनेस और जो है वीकनेस आती है। और ओके। ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक ऐसा होता है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि पेशेंट को नमनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, फिर तुरंत ठीक भी हो जाती है। हुँ, हुँ। ये चीज़ें होती हैं। और हेमोरेजिक स्ट्रोक में ऐसा होता है कि पेशेंट अनकॉन्शियस भी हो जाता है। हुँ। तो अच्छा। इस तरीके से क्लियरली इस तो आप तरीके से फ़र्क डिफरेंशिएट कैसा नहीं कर लगाया सकते जाए? बिना सीटी स्कैन के, हुँ। लेकिन ऐसे कुछ हुँ, हुँ। समझने के लिए भी हम जैसे क्लिनिकली पेशेंट को देख के भी कुछ अंदाज़ा लगा जी। लगा सकते हैं। सर, ब्रेन स्ट्रोक होता क्यों है? सबसे पहला लोगों के मन में सवाल यही आता होगा कि ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है? क्यों होता है? और अगर ब्रेन स्ट्रोक होने का कारण कोई हो, जिसको हम आइडेंटिफ़ाई कर पाएँ कि वो कारण क्या है? कि लाइफ़स्टाइल से संबंधित कुछ है, या फिर ऐसा कहें कि कोई भी नॉर्मल इंसान किसी भी उम्र का अगर है, उसको भी क्या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो जिन पेशेंट को या जिस इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होगी, उसमें जी। चांसेस ज़्यादा हैं ब्रेन स्ट्रोक होने के। ब्लड ओके। प्रेशर के मरीज़ में जो है ब्रेन स्ट्रोक होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जैसे कि हुँ। ब्लड प्रेशर बढ़ा रहने की वजह से ब्रेन की वेसल्स जो हैं वो फट जाती हैं, जिससे हेमरेज हो जाता है। उस कंडीशन जी। में हेमरेजिक स्ट्रोक कहा जाता है। और जी। ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होने की वजह से
ब्रेन की आर्टरी में जो है कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जाने की वजह से वहाँ पे जो है थ्रोम्बोस बन जाता है, जिसकी वजह हम्म। से वो क्लॉट बनता है और वो जी। इस्केमिक स्ट्रोक हो जाता है, वो भी इस्केमिक स्ट्रोक के अंदर में आएगा। और जी। जो कभी-कभी जैसे कोई पेशेंट बेड रिडन पेशेंट है और हम्म। उसकी मूवमेंट हाथ-पैर की नहीं हो रही है, तो हम्म। जो हमारे ब्लड हैं, जो ड्रेनेज वाले सिस्टम है, उसमें से जो है कुछ क्लॉट बन जाते हैं। वो क्लॉट जो है हार्ट तक जाते हैं और हार्ट को जो है पंप करता है और वो आर्टरी के थ्रू जो है ब्रेन में जाते हैं और वहाँ जाके जी। ब्रेन में मतलब जहाँ पे वो रुका और वहाँ पे वो इस्कीमिया हम्म। डेवलप कर देता है और वहाँ की जो नर्व्स हैं ऐसे तो हम्म। हमारे शरीर में जो ब्रेन में 12 जोड़ी नर्व लेफ्ट साइड है, 12 जोड़ी नर्व्स जो है लेफ्ट साइड में है। तो ये दोनों ओके। तरफ में 12-12 जोड़ी नर्व्स हैं और वहाँ जिस एरिया को पर्टिकुलर वहाँ पे इस्केमिक हुआ हो, स्ट्रोक हुआ हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो, उस जगह की जी। नर्व्स को वो डैमेज करते हैं। जैसे ही वो जी। नर्व को डैमेज करते हैं, उस एरिया का जो है जो नर्व्स का काम करने का क्षमता है वो खत्म हो जाती है और हम्म। वो एरिया जो है वीकनेस हो जाती है। सर ऐसा भी कहा जाता है जी। कि ब्रेन स्ट्रोक को अगर टाइमली पकड़ लिया जाए तो इसे ठीक किया जा सकता है। तो ये सच में ऐसा है कि उसे सही किया जा सकता है अगर हम सही समय पे कुछ सही एक्शन ले लें तो? ये ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा किया है क्योंकि अमूमन हमारे माशरे में देखा जाता है कि हम पेशेंट जो है जैसे ही ब्रेन स्ट्रोक होता है और लोगों के अंदर एक कुछ-कुछ जो है ख़्यातियाँ ये है गलतफ़हमियाँ है कि लकवा मार जी। दिया है, हवा मार दिया है, तो जी। इस टाइप की चीज़ें हैं। तो वो फिर वो पड़ जाते हैं डॉक्टर्स या नहीं जो डॉक्टर्स नहीं भी हैं, वो हुँ। स्पेशलाइज़्ड बन के बैठे हुए हैं कि वो लकवा के डॉक्टर हैं, तो वो हवा के डॉक्टर जी। हैं, इस टाइप से और जी। पेशेंट जो है सफ़र करता है। अगर जी। इस्केमिक का स्ट्रोक हुआ है और 3 से 6 घंटे के अंदर में पेशेंट हॉस्पिटल पहुँचता है, उसको कहते हैं जी। गोल्डन पीरियड। अगर पेशेंट गोल्डन पीरियड के अंदर में हॉस्पिटल पहुँच जाता है, उस पेशेंट को हुँ। अगर थ्रोम्बोलाइज़ किया जाता है ना? हुँ। कुछ ड्रग्स दिए जाते हैं जिससे जो वो क्लॉट है वो टूट जाए, तो जी। पेशेंट के अंदर में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स मिलता है। ऐसे तो बहुत से पेशेंट हम लोग ने ट्रीट किए और हमारे पेशेंट हॉस्पिटल में हुँ। आए पेशेंट तो जी। तकरीबन मेरे पास तो वो रिकॉर्ड है, मैंने वीडियो भी बना के रखा है पेशेंट के जी। कि 12 से 14 मिनट के अंदर में ही रिस्पॉन्स अच्छे मिले हैं पेशेंट को। जी। अगर जी। पेशेंट 3 घंटे से 6 घंटे के अंदर में हॉस्पिटल पहुँच जाता है, हुँ। ये हुँ। आइडेंटिफ़ाई हो जाता है कि पेशेंट को इस्केमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है, तुरंत सीटी स्कैन जी। कराने के बाद। अगर जी। इस्केमिक स्ट्रोक है, तो उनको अगर थ्रोम्बोलाइज़ किया जाता है और हो अगर उसी सकता है। पेशेंट को लेट में लेके आए, 6 घंटे के हुँ। बाद लेके आए, तो अगर हम वो हुँ। इंजेक्शन देते भी हैं तो काम बहुत कम करता है, तो उस पेशेंट पे जो जी। है थोड़ा टाइम लगता है रिकवर होने में। आपने बात की कि गोल्डन पीरियड अगर जो होता है जिसमें हम टाइमली पेशेंट को अगर हॉस्पिटल में ले आएँ तो उसके जो जितना भी स्ट्रोक के सिम्पटम्स हैं या जो स्ट्रोक हुआ है उसे रिवर्स किया जा सकता है। तो वो कौन से साइंस एंड सिम्पटम्स होंगे जिनको देखकर एक लेमैन समझ सके कि ये स्ट्रोक की निशानी है और ये शुरुआती लक्षण है स्ट्रोक के जी, जी। जिन्हें वो बिल्कुल, बिल्कुल, पकड़े और बिल्कुल। ये हॉस्पिटल ले जा सके? जी, बिल्कुल ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि बिल्कुल समझना चाहिए कि जी। हमें आइडिया जो पेशेंट हैं या घर वाले हैं उनको पता तो चले कि हुआ ये क्या है? स्ट्रोक है, तब तो हॉस्पिटल जी। पहुँचा पावें। कभी-कभी तो जी। ऐसा भी होता है कि कुछ बीमारी कुछ और वो फिर वो समझ नहीं पाते। जी। तो ऐसे कंडीशन में एक जो है एक क्राइटेरिया बताया गया फास्ट करके, हुँ। फेशियल हुँ। जो है ड्रोपिंग देखना होता है उन पेशेंट की और उसकी जो आर्म्स के वीकनेस देखने होते हैं, स्पीच की जी। डिफिकल्टीज़ देखनी होती है कि पेशेंट जो है बोल रहा है तो किस तरीके से बोल रहा है, बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। हुँ। इस तरीके और आर्म से जो है उनके हाथ-पैर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो देखना होता है। अब देखेंगे कैसे कि हाथ-पैर काम नहीं कर रहे हैं। पेशेंट के हुँ। हाथ में अपना हाथ देना होता है, पेशेंट से बोलना होता है कि इसको दबाइए हाथ को। अगर जी। पेशेंट दोनों हाथ से बराबर दबा पा रहा है, दोनों ज़ोर से लगा पा रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रोक नहीं हुआ है। अगर एक ओके। हाथ से ज़्यादा तेज़ से दबा रहा है, एक हाथ से धीरा दबा पा रहा है, कम दबा पा रहा है, हुँ। तो इसका मतलब पेशेंट को जो है वीकनेस हुई है हाथ में। पेशेंट को जी। जो है फेशियल ड्रूपिंग हो रही है, एक तरफ से जो है इसके होंठ नीचे आ रहे हों, आँख एक दब हुँ। रही हो, ये चीज़ भी देखनी हुँ। हो अगर चीज़ें दिख ओके। रही हैं, पेशेंट को नमनेस शुरू हो रही है, तो वो इस कंडीशन में पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए और जी। सीटी स्कैन करा के और अगर वो इस्केमिक स्ट्रोक है, तो वो नॉर्मलाइज़ करके हुँ। उससे रिकवर होने के चांस ज़्यादा
जी। फिर उसमें क्या होता है यदि कि ये पेशेंट को जो है फिर कुछ फिजियोथेरेपी करानी होती है, तो वो हुँ। पेशेंट रिकवर कर जाता है जल्दी से जल्दी। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता होगा कि अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है व्यक्ति को, तो कोई ऐसे प्रोटोकॉल है क्या जिन्हें हम फॉलो कर सकते हैं, हम उनकी मदद कर सकते हैं? या फिर एम्बुलेंस को बुलाना और हॉस्पिटल लेके जाना ही एकमात्र हमारे पास ऑप्शन है? कोई ऐसा एसओएस दवाई हो जो हम उन्हें दे सकें तो वो फटाफट से थोड़ा उन्हें आराम मिले? देखिए, इस तरीके से कहना मुश्किल है क्योंकि ना अब इस्केमिक स्ट्रोक में भी सिम्पटम तकरीबन सेम आते हैं और हेमरेजिक स्ट्रोक में भी तकरीबन सेम सिम्पटम आते हैं। तो जब तक जी, हम सीटी न करा लें और जब तक हम क्लियर ना हो जाएँ कि इस्केमिक स्ट्रोक है कि हेमरेजिक स्ट्रोक है, तब तक कोई दवाइयाँ हुँ, देना मुझे लगता है कि वो पेशेंट के लिए हानिकारक हो सकता है। क्योंकि जी, अगर पेशेंट को हेमरेज हुआ हो और हमने जो हुँ, है उसको जो है ब्लीडिंग ये ब्लड थिनर द दे दिया, तो पता चला कि वो तो हेमरेज और बढ़ जाएगा। या अगर कभी बिल्कुल, ऐसा हुआ कि पेशेंट को जो है ये इस्केमिक स्ट्रोक हुआ हो और हमने जो है ब्लड प्रेशर कम करने की दवा दे दिया, तो वो भी हुँ, मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ये जी, कर सकते हैं कि अ, नज़दीकी किसी भी डॉक्टर के पास सबसे पहले ब्लड प्रेशर चेक करा लें, उससे अंदाज़ लग जाता है कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो हुँ, पॉसिबिलिटी ये ज़्यादा है कि पेशेंट को जो है हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ होगा और ब्लड प्रेशर ओके, नॉर्मल है, इसका मतलब इस्केमिक स्ट्रोक हुआ होगा। ओके, अगर अंदाज़ा लग जाता है कि इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, तो मेरे ख़्याल हुँ, से अगर पेशेंट को इकोस्प्रिन घोल के पिला दिया जाए फ़ौरन 325 जी, एमजी की, तो मुझे लगता है कि कुछ जी। थोड़ा वक़्त मिल जाता है। स्ट्रोक इकोस्प्रिन के जैसे शरीर डिस्प्रिन करके आती है 325 में, 300 जी, 325 एमजी में, तो भी जी, अगर हम लोग पानी में डिज़ोल्व करके दें, कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट घर पे अनकॉन्शियस हो गया हो अचानक से, जी, तो किसी ने देखा और वो फ़ौरन उनको उठाने की कोशिश करते हैं। जी, ये चीज़ बिल्कुल। मेरी मिस हो रही थी, मैंने बोला नहीं था। तो इसलिए बता रहा हूँ जी, कि वो फ़ौरन कभी देखा आदमी ने या घर में ही हो या बाहर में ही हो, कहीं पे भी कोई हुँ, पेशेंट अचानक से बेहोश हो गया और गिर गया, तो लोग कोशिश करते हैं कि फ़ौरन उसको उठा के बैठा दें। हुँ, तो ये कभी नहीं करना चाहिए, पेशेंट को लिटा देना चाहिए ऐसी सही जगह पे। अगर पेशेंट रोड पे है तो किनारे करके उसको लिटा के ही रखें, जब तक कि उसके जी, ब्लड प्रेशर और जब तक वो होश में ना आ जाए। अगर उसको होश में बैठाते हैं, तो वो थोड़ा हुँ। घातक हो सकता है। स्ट्रोक के अगर शरीर पे लॉन्ग टर्म या फिर शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, उनके बारे में आप थोड़ा-सा बताइए कि अगर हम फिज़ियो कराएँ या कोई दवाइयाँ अगर हम देते हैं, तो उससे कितना सुधार हो सकता है? और क्या ऐसा भी होता है कि 48 घंटों में कहा जाता है कि स्ट्रोक दोबारा हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी रहती है, तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर पेशेंट जो है गोल्डन पीरियड के अंदर में आता है और उस पेशेंट को हमने अगर थ्रोम्बोलाइज़ कर दिया है तो उसका रिकवरी चांस ज़्यादा है। उसके बावजूद जी, भी फिज़ियोथेरेपी करानी होती है पेशेंट को। इस वज़ह से जी। फिज़ियोथेरेपी करानी होती है कि जो पेशेंट जो है स्टिफ़नेस ना हो जाए पेशेंट को ना, तो हुँ, हुँ। फिज़ियोथेरेपी रेगुलर करानी होती है, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। दोनों कंडीशन में इस्केमिक स्ट्रोक हो तो भी फिज़ियोथेरेपी करानी होती है और हेमोरेजिक स्ट्रोक हो तो भी फिज़ियोथेरेपी करानी होती है। करवानी होती है। और फिज़ियो और दवाइयों से सर कितना सुधार हो सकता है कि ऐसा भी सुनने में आता है ना कि 48 घंटे में स्ट्रोक दोबारा होने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो अगर ऐसा होता है तो इसका कारण क्या हो सकता है? इसी वजह से जो पेशेंट स्ट्रोक के पेशेंट आते हैं हॉस्पिटल में, उन्हें जी, आईसीयू में रखा जाता है। जी, 24 से 48 घंटे कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा सीरियस है तो पेशेंट 72 घंटे तक उनको जो है ऑब्जर्वेशन के लिए आईसीयू में रखा जाता है। जी। वजह यही है कि कभी-कभी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। कभी हुँ, पेशेंट को हुँ, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हो, तो जब तक उसका ब्लड हुँ। प्रेशर कंट्रोल नहीं हो पाता है, तब तक जो है उस हेमरेज को ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर ऑपरेट करने जी, लायक जगह पे है तो। जी, क्योंकि वो भी डिसाइड करना ज़रूरी है कि क्या ऑपरेशन करने लायक है कि नहीं, है ना? हुँ, अगर ऑपरेशन करने लायक पेशेंट है, तो जब तक ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता है, तब तक ऑपरेशन नहीं हुँ। करते हैं। वजह ये है कि जी, क्योंकि ब्लीडिंग होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब रही बात जी, इस्केमिक स्ट्रोक पे, इसमें भी यही हालत होती है कि 24 से 48 घंटे के अंदर में दोबारा स्ट्रोक होने के चांस होते हैं। ज़रूरी नहीं कि हो ही जाए, लेकिन पेशेंट को जो है ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है आईसीयू में। क्योंकि ऐसा पॉसिबल है कि दोबारा स्ट्रोक हो जाए और जी। अगर इस हमने थ्रोम्बोलाइज़ किया हुआ है तो हम सेफ हैं। अगर 3 से 6 घंटे के अंदर में पेशेंट आया है तो हम सेफ हैं। हुँ, हुँ। रही बात सर फिज़ियोथेरेपी ऐसी वाली, तो जी, फिज़ियोथेरेपी तो हमें लंबे समय तक करना होगा। कोई कोमॉर्बिडिटीज़ ऐसी हैं जो स्ट्रोक को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती हैं? कि ऐसा होता है ना कि कुछ लोग जी, पूरी तरह बिल्कुल। से ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग पैरालाइज़्ड रहते हैं लाइफ़ टाइम के लिए? हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये जैसे कि अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग करता है, तो इसको जी, अवॉइड करना पड़ेगा, है ना? जी, स्मोकिंग को अवॉइड करना होगा
और ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं तो उनके ब्लड प्रेशर को जो है मेंटेन रखना होगा। मतलब 1 मिनट बेसिकली में अपने लाइफ़स्टाइल में थोड़ा चेंज भी करना होगा शायद? जी, बिल्कुल। पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो अगर बढ़ा हुआ रह रहा है तो उसको ब्लड प्रेशर को जी, कंट्रोल रखना होगा। ब्लड पेशेंट अगर स्मोकिंग करने वाला हो तो उसको उसके छुड़ाना होगा उसको कि आप उसको कंट्रोल कर लें कि कम से कम पी ले। और अगर पेशेंट अल्कोहलिक है तो उसको भी जी, अल्कोहल भी उसको छोड़ना पड़ेगा, ये चीज़ें। और अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज़ करता रहे, तो जी। ज़्यादातर चांस है कि पेशेंट जो है बच सकेगा। अगर ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से ये हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो तो भी और अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ हो तो भी। जी। एक्सरसाइज़ बहुत हेल्प करता है। एक चीज़ और सर सवाल लोगों का आता है कि क्या स्ट्रोक एक जेनेटिक प्रॉब्लम है कि यदि किसी के घर में किसी को स्ट्रोक हुआ है, तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि आने वाली जनरेशन में आगे ये होगा ही होगा? और ऐसी स्थिति में अगर होता है तो कौन से प्रिकॉशंस और टेस्ट हैं जिनको हम रेगुलरली कराकर अपने आप को एन्श्योर कर सकें कि हम फिट हैं, हमारे पास ऐसा कुछ अभी नहीं है? ऐसे डायरेक्ट तो नहीं है कोई कि स्ट्रोक अगर किसी मेरे फादर को या मदर को या किसी को है, तो वो बच्चे को भी हो। लेकिन ब्लड जी, प्रेशर का मरीज़ अगर उनके कोई घर में है, ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो या डायबिटीज़ का मरीज़ हो, तो ये जी। जो है एक कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से कह सकते हैं कि अगर ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, तो उसको चांस ज़्यादा है कि हो सकता है। लेकिन ऐसे डायरेक्ट कहा जाए कि किसी को जो है अगर उनके फादर को है, तो उनको भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। कुछ टेस्ट हैं क्या जिनको हम जैसे हम पूरा फुल स्ट्रोक के बॉडी लिए था। चेकअप कराते हैं, उनमें अगर कुछ टेस्ट को हम इंक्लूड कर सकें रेगुलर अपने इंटरवल पे एक? कोएगुलेशन प्रोफाइल करा सकते हैं जी, और लिपिड प्रोफाइल करा सकते हैं और जी, ब्लड प्रेशर चेक कराते रहना चाहिए रेगुलर, जी, तो उससे हम बच सकते हैं। पता चल सकता जी। है। और ऐसा भी बहुत बार कहते हैं ना कि स्ट्रोक अक्सर शरीर के बाएँ हिस्से को असर डालता है, तो अगर ऐसा होता है तो ऐसा क्यों होता है? सिर्फ़ बाएँ हिस्से पर ही ज़्यादा असर क्यों होता है इसका? नहीं, ये कहना गलत होगा कि सिर्फ़ बाएँ हिस्से को ही असर डालता है। हाँ, हुँ, अलबत्ता हुँ। ये कह सकते हैं कि स्ट्रोक अगर दाहिने तरफ हुआ है मतलब ब्रेन में, तो वो बाएँ तरफ को हुँ, असर करता है और अगर जी, बाएँ तरफ में स्ट्रोक हुआ है, तो दाहिने तरफ को असर करता है। लेकिन ऐसा जी, ज़रूरी नहीं है कि बाएँ तरफ ही हो। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ ये है कि अगर बाएँ तरफ में स्ट्रोक हुआ है ब्रेन में, तो दाहिने तरफ तो इफ़ेक्ट होगा ही, लेकिन वो ज़्यादा खतरनाक है बनिस्बत इसके कि राइट साइड में स्ट्रोक हुआ हो। क्योंकि हमारी हुँ, बोलने की क्षमता, बोलने का सेंटर जो है वो और समझने का जो सेंटर है वो लेफ्ट साइड में ही है। अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक होता है तो दाहिने तरफ वीकनेस होगी और पेशेंट जो है बोल भी नहीं पाता। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट बच जाता है, रिकवर कर जाता है, उसके बावजूद भी उसकी बोली में जो है चेंजेस रहती है। चेंजेस रहते हैं। तो कोई ऐसे बिल्कुल। साइन्स और सिम्पटम्स हैं क्या जिनको हम पहले देखकर ये थोड़ा-सा पकड़ सकें कि कितने दिन पहले ये दिखने शुरू हो जाते हैं कि शरीर एक स्ट्रोक के तरफ बढ़ रहा है या ऐसा कुछ थोड़े दिनों में होने वाला है, जिसे लोग यूजुअली अनदेखा करते हैं? पेशेंट पेशेंट को हाँ, सही कह रही हैं आप। ऐसा अमूमन होता है कि जी, पेशेंट है हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और जो है डायबिटीज़ का भी पेशेंट है। तो कई बार ऐसा होता है अगर शरीर में कहीं भी नमनेस हो रही है तो समझते हैं कि ऐसा हुँ, तो नहीं कि जो है डायबिटिक न्यूरोपैथी हो रही हो इस वज़ह से नमनेस हो रहा है। लेकिन जी, अगर पर्टिकुलर एक एरिया में ही आपको नमनेस हो रही है पेशेंट को, तो ये एक साइन है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि ये स्ट्रोक का कारण बन सकता है। एक चीज़ तो हुँ, ये नमनेस हो गई, दूसरी चीज़ होती है कभी-कभी पेशेंट को जो है अचानक से सर में दर्द होती है और फिर अपने आप ठीक हो जाती है। तो ये हुँ, हमने बोला ना ट्रांसिएंट जी, इस्केमिक स्ट्रोक का कारण हो सकता है वो हो सकता है। तो उस कंडीशन में भी कभी-कभी अचानक से सर में दर्द होती है और फिर अपने आप जो है ठीक हो जाता है। कभी-कभी अचानक से झनझनाहट सी होती है सर में और वो फिर अचानक ठीक हुँ, अपने आप ही ठीक हो जाती है। शरीर हुँ, में किसी भी भाग में, हाथ में, पैर में, चेहरे पे नमनेस हो जाती है, वीकनेस हल्की-हल्की कभी होती है, फिर अपने आप ठीक हो जाती है। जी, और ट्रिमर टाइप होता है, कपकपाहट होती है किसी एक पार्ट में ही, फिर वो अपने आप ठीक हो जाती है। ये एक साइन है हुँ, कि हो सकता है कि पेशेंट को जो है ये इस तरह की चीज़ें हो। अगर ऐसी चीज़ें होती स्ट्रोक हैं तो होने फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए और वो डॉक्टर फिर अपनी रूटीन चेकअप जी, करा के देखेंगे, सीटी स्कैन ज़रूरत पड़ी तो सीटी स्कैन हुँ। कराएँगे, नहीं अगर उसमें सीटी स्कैन में आया तो एमआरआई करा के देखा जाता है।
सर ऐसा भी बोलते हैं ना कि स्ट्रोक डेंजरस है थोड़ा, तो ऐसे कौन से मामलों में ये कह सकते हैं कि ये फेटल हो जाता है? और बहुत सारे आज के समय में अगर हम देखें तो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं जो कि फैमिली से अलग रहते हैं, अकेले रहते हैं। तो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि शुरुआती लक्षण कौन से हैं जो आपको दिखे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? ये तो जैसा हमने आपको बताया कि अगर पेशेंट को जो है नमनेस शुरुआत में अगर नमनेस दिख रही है और ये कपकपाहट हो रही है या हेडेक हो हुँ, रहा है तो वो चेकअप तो कराएँ ही। साथ में जो हमने जी, फ़ास्ट बताया कि फेशियल उसकी जो चेंजेस हो जाते हैं, कभी-कभी जी। वीकनेस हाथ में वीकनेस होती है, हाथ-पैर में, हुँ, वीकनेस को देखना होता है, आवाज़ को पेशेंट की देखनी होती है। तो अगर इस तरह हुँ, की चीज़ें दिख रही हैं किसी भी पेशेंट को, वो अकेले हुँ, हुँ, हो या किसी साथ में हो, तो वो फ़ौरन जो है डॉक्टर से मिले और वो उसका इलाज करा लें। अब एक चीज़ और होती है जैसे आपने कहा कि क्या पेशेंट को अगर एक बार हुआ तो क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए ही वो डिसेबल हो जाएगा? तो जैसे जी। हमने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर स्ट्रोक हुआ है पेशेंट को और इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है, अगर वो गोल्डन पीरियड के अंदर में नहीं आया पेशेंट, तो हुँ, वो हुँ, पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि वो लॉन्ग टर्म के लिए ही डिसेबल हो सकता है और उसकी हुँ, वीकनेस ज़्यादा तक रह सकती है। अगर पेशेंट जी, गोल्डन पीरियड के अंदर में हॉस्पिटल में आया और उसको जो है उसका सही वक़्त पे इलाज कर दिया गया, तो रिकवर हुँ, होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अमूमन देखा गया है कि हुँ, पेशेंट रिकवर हो गए हैं। अब आती है जी, हेमरेज वाली, अगर पेशेंट को हुँ, ब्रेन हेमरेज हुआ है, तो हेमरेज में भी कुछ अगर पर्टिकुलर एरिया में अगर ऐसी जगह पे है जहाँ पे ऑपरेट करके उसको निकाला जा सकता है, तो जी, ऑपरेशन के बाद पेशेंट रिकवर करता है और बहुत अच्छा रिकवर करता है। ऐसा तक भी हो जाता है कि पेशेंट बिल्कुल पता ही नहीं चलता कि वो उसको कभी हेमरेज या इस टाइप की चीज़ें हुई भी हों। हुँ, फिर हुँ, कभी-कभी ऐसी भी चीज़ें होती हैं कि पेशेंट को हेमरेज हुआ हो और वो पर्टिकुलर एरिया में ऐसी जगह पे हो गया कि जहाँ पे हम ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, तो वो जी। लंबे समय तक पेशेंट जो है सफ़र कर सकता है। ऐसा होता है कि स्ट्रोक के बाद लोगों को पैरालिसिस होता ही है, तो पैरालिसिस की अगर बात करें तो कितने तरह के पैरालिसिस के टाइप्स एक हो सकते हैं, कितने प्रकार के हो सकते हैं और सबसे कॉमन जो होता है वो कौन-सा होता है? हमने शुरुआत में आपको यही बताया हुँ, कि अमूमन लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि पैरालिसिस अलग है और स्ट्रोक अलग है या जी। स्ट्रोक के है ना? तो स्ट्रोक हुँ, हुँ, हुआ है तो पैरालिसिस हुआ है। पैरालिसिस का जी, मतलब यही है कि एक तरफ या एक हिस्सा कोई भी पेशेंट का काम नहीं करना या काम काम करना बंद कम करना, इसी को जी, पैरालिसिस कहते हैं। इसमें जो है अगर इस्केमिक स्ट्रोक हुआ है तो भी पैरालिसिस होती है और हेमोरेजिक स्ट्रोक हुआ है तो भी पैरालिसिस होती है। हुँ, तो इसको अलग करके देखना ही मुझे लगता है कि गलत है। स्ट्रोक है तो पैरालाइज़ है, स्ट्रोक नहीं है तो हुँ, पैरालाइज़ नहीं है, ये क्लियर है, ठीक है? तो जी, शुरुआत में जो हमने बताया कि अगर ऐसा चीज़ें हैं, तो हुँ, जो शुरू में आसान भाषा में हम ये बताएँ कि गाँव में और हम लोग के एरिया में इस तरह तो ऐसा ही होता है कि पेशेंट को उनको ये जी, समझाना पड़ता है कि ब्रेन से है ये, ऐसा नहीं है कि इसमें मालिश कर देंगे तो ये पेशेंट का हाथ और पैर काम करना सही हो सही हो जाएगा। जाएगा या फेशियल पे जी, हुआ, फेशियल पैल्सी हुई है तो उसमें भी वो काम करने लग जाएगा अगर हमने उसको मसाज कर दिया तो, ऐसा नहीं है। वो ब्रेन सही है, ब्रेन से ठीक होगा तो फिर वो ठीक हो जाएगा। जी, करेक्ट? जी, जी, बिल्कुल और ये चीज़ बिल्कुल पैरालिसिस को समझना लेके पड़ेगा। ये चीज़ पेशेंट को जो घर वाले हैं उनको सबको हमेशा यही समझना होगा कि हुँ, पैरालिसिस है मतलब स्ट्रोक है तभी पैरालिसिस है। ऐसा अभी नहीं है। कि पैरालिसिस अलग चीज़ है, स्ट्रोक अलग चीज़ है। ठीक है? हुँ, हुँ। दोनों चीज़ें अलग नहीं हैं, एक साथ ही हैं, एक-दूसरे के साथ-साथ ही वो बिल्कुल, चीज़ों का असर बिल्कुल। आता है। आसान पैरालिसिस भाषा होता में ये है कह दें कि अगर पेशेंट को फ़ीवर आ रहा है, इसका मतलब ये जी, नहीं है कि फ़ीवर आ रहा है इस वज़ह से उसकी टीएलसी बढ़ी है या उसको इन्फेक्शन हुआ है, बल्कि करेक्ट, इन्फेक्शन हुआ है इसलिए फ़ीवर आ रहा है। उसमें फ़ीवर आ रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी। और दूसरा चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी सर कि जैसे कहते हैं ना कि पैरालिसिस के लिए रिकवरी अगर इंसान को करनी हो तो बहुत सारी थेरेपीज़ करानी पड़ती हैं। तो वो थेरेपीज़ के लिए आपको अस्पताल में ही रहना होता है काफ़ी हद तक या फिर आप घर आकर भी उसे अगर कंटिन्यू करें, तो फिज़ियोथेरेपी वगैरह से आप घर पर भी कुछ हद तक सही हो सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। एक टाइम पीरियड है अगर पेशेंट जो है खतरे से बाहर है, जैसे उसके वाइटल्स बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, है ना? जी। बीपी पल्स सैचुरेशन पेशेंट का ठीक चल रहा है, पेशेंट का जो सीटी कराया जा रहा है उसमें रिकवरी हो रही है, तो पेशेंट को डिस्चार्ज किया जा सकता है हॉस्पिटल से और वो घर पे भी फिज़ियोथेरेपी कराता रहे और मेडिसिन भी चलती रहे, तो बिल्कुल कर सकते हैं।
और एक चीज़ और अक्सर सुनने में आती है कि हाथ और पैर पूरी तरह से ना ठीक होने के बावजूद याददाश्त और बोलने में, जैसे आपने भी बताया कि बहुत लोगों को समस्या आने लगती है ठीक होने के बाद भी। तो उन दिक्कतों को कैसे रिवर्स किया जा सकता है? देखिए, हमने जैसा शुरू में बताया आपको कि ब्रेन के अंदर में 12 जोड़ी नर्व हमारे लेफ्ट साइड में है और 12 जी, जोड़ी राइट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में अगर स्ट्रोक हुआ है, वो इस्केमिक स्ट्रोक हुआ हो या हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ हो, जी। जिस एरिये पे उसने अफ़ेक्ट किया है, वो एरिया तो हुँ, डैमेज हो गया, है ना? उसको जी। उसके डैमेज होने की वजह से अगल-बगल के एरिये भी इन्फ्लेमेशन के जद में आ जाते हैं और जिसकी वजह से वो काम करना कम कर देते हैं। जो हुँ, रिकवरी होती है, हेमरेज वाले कंडीशन में जो रिकवरी होती है या इस्केमिक वाले हाँ, इस्केमिक स्ट्रोक वाले कंडीशन में जो रिकवरी होती है वो अगल-बगल की एरिया जो उसकी अफ़ेक्ट हुई है, उसमें हो जाती है। जो डैमेज हो चुका है, उसमें तो बहुत वक़्त लगता है, कई बार तो ऐसा होता है कि नहीं भी रिकवर हो पाती है। नहीं हो पाता। जी। जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज हमने जो भी स्ट्रोक से जुड़े इस बातों पर डिस्कशन किया है, मुझे लगता है कि बहुत सारे दर्शकों को इससे लाभ मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और नए मुद्दे पर आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।